हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ लेके आई हूँ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का नया टॉपिक, जिसका नाम है पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। एंड स्टार्ट विद सम हिस्ट्री हु इंट्रोड्यूस दिस 5 फोर्स मॉडल। सो उसका नेम क्या था? माइकल ई पॉटर। माइकल ई पॉटर बॉर्न इन 1947. He is the professor. Porter's introduced 5 forces model. He has written 18 books, over 125 articles. He is called as a guru of a modern day business strategy. माइकल ई पॉटर जो था, बॉर्न कब हुआ था? वो 1947 में बॉर्न हुआ था और वो एक प्रोफेसर था। उसने 5 फोर्स मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया था और 18 बुक्स लिखी थी और 125 आर्टिकल्स लिखे थे। उन्हें हम मॉडर्न डे बिजनेस स्ट्रैटेजीज में गुरु के नाम से जानते हैं। Porter's model is based on the insight that a corporate strategy should meet the opportunities and threats in the organization एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पोर्टर्स मॉडल जो क्या होता है, किस पे बेस्ड होता है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज के पर बेस होता है। जो क्या हमें किससे मिलाती है? एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किन किन बातों की उन्हें डर है, किस ऑर्गेनाइजेशन को कौन से थ्रेट्स हैं और उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इट हेल्प्स टू डिसाइड हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इंडस्ट्री। और ये क्या डिसाइड करने में हेल्प करता है पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, कि हम कैसे इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेंगे अपनी तरफ। मीनिंग क्या है? पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल इज अ बिजनेस एनालिसिस मॉडल दैट हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर एबल टू सस्टेन डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल एक बिजनेस एनालिसिस मॉडल है जो हमें हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में कि डिफरेंट जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं वो अलग अलग उनका लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्यों अलग अलग प्रॉफिट है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग क्यों है, अलग अलग लेवल पे क्यों इंडस्ट्रीज प्रॉफिट बना रही हैं। This model is widely used to analyze the industry structure of the company as well as its corporate strategy. और ये मॉडल जो है वाइडली क्यों यूज़ किया जाता है? एनालाइज करने के लिए इंडस्ट्री का क्या स्ट्रक्चर है कंपनी में और इसकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज क्या हैं। The forces are frequently used to measure competition, attractiveness and profitability strength of the industry और market। और ये फोर्स जो होती है हम क्यों यूज़ करते हैं? क्या मेज़र करने के लिए कि इंडस्ट्री और या फिर एक मार्केट की क्या कंपटीशन क्या है, उस मार्केट का उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। ऐसे नहीं कि कोई आया और हमारे जो हमारा बिजनेस है उसको साइड कर देगा। हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है। कस्टमर अगर हमें, जैसे कस्टमर बोलेगा कि हमें अपना वो रेट बताएगा, लो रेट पे हमें बोलेगा देना है तो दो, नहीं तो हम किसी और से बाई कर लेंगे। ऐसे मतलब कस्टमर हमें कभी भी बोल सकता है आके। सो ये एग्जांपल हो गया। फोर्स में और मॉडल क्या करता है? हमें बताता है कि इंडस्ट्री की कंपटीशन क्या है, मेजर करता है उसे। 5 फोर्स मॉडल पहले हम देखेंगे कि फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। फर्म होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सिर्फ एक बिजनेस होता है, एक बिजनेस काम करता है। और जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे क्या होता है? ग्रुप ऑफ फर्म्स होती हैं, बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बहुत सारी फर्म्स होती हैं। जैसे एक शूज़ की कंपनी, एक शूज़ का ब्रांड है, कोई कंपनी है, जो एक शॉप है, जो एक शूज़ का ब्रांड है, वो क्या हो गया? एक फर्म हो गया। और ग्रुप ऑफ जैसे बहुत सारी शूज़ की कंपनीज हैं, वो क्या हो गया? शूज़ ब्रांड हो गया पूरा। एक शूज़ का मार्केट होगी, पूरी शूज़ की इंडस्ट्री होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? एक इंडस्ट्री है। 5 फोर्स मॉडल्स कौन कौन सी हैं? कॉम्पिटिटिव राइवलरी, second is the bargaining power of a buyers, bargaining power of sellers, threats of substitutes, threat of a new entrants. So let's start with first, competitive rivalry. This force is the major determinant on how competitive and profitable an industry is. दिस फोर्स क्या हमें ये फोर्स जो है वो क्या बताती है? हाउ कितना कॉम्पिटिटिव है और कितना प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। जो इंडस्ट्री है वो कितनी प्रॉफिट में और कितना उसका कंपटीशन है, बाहर किसके साथ है, कितना है, कौन कौन है कंपटीशन में, वो सब हमें इस फोर्स में पता चलता है। इन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री फर्म हैव टू compete aggressively for the market shares which result is a low profits। इसमें क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में क्या होता है? फर्म्स जो होती हैं अग्रेसिवली compete करती हैं जो मार्केट शेयर्स होते हैं उनके साथ, और इसका जो रिजल्ट होता है वो हमें हमेशा लो प्रॉफिट मिलता है इसमें। जैसे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, हाउ मैनी कॉम्पिटिटर्स एंड हु आर दे, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं और कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, ये हमें पता चलता है। कंपटीशन कैसे कैसे हो सकता है? जैसे एक हो गया हाई कंपटीशन, एक तो हो गया लो कंपटीशन। अगर तो हमारा जैसे मार्केट में कंपटीशन बहुत हाई है तो हमें क्या करना होगा? डिस्काउंट हाई देना होगा कस्टमर्स को अपनी तरफ लाने के लिए। कंपटीशन बहुत हाई होगा, सेम प्रोडक्ट कहीं और भी उनको मिल रहा होगा, हमें ज़्यादा डिस्काउंट देना होगा अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट। और हमें हाईली एडवर्टाइजमेंट देनी होगी अपनी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट किसी और कस्टमर के पास भी हो, और सप्लायर्स के पास भी होगा, तो वो जो बायर होगा वो कहीं और से भी परचेज कर सकता है। इसीलिए हमें उन्हें डिस्काउंट देने होंगे अपनी तरफ लॉयल करने के लिए। और अगर तो कंपटीशन लो है तो इसमें क्या होगा? हमारे पास मतलब प्रोडक्ट डिफरेंट है बिल्कुल,
जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो और मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। और इसमें क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है इंक्रीज़ होता है, हमारी स्ट्रेंथ होती है जो वो स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर एग्जांपल इसमें कौन सी एग्जांपल लिख सकते हैं, स्टारबक्स में, जैसे स्टारबक्स के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे मैकडोनल्ड ने जो मैकडोनल्ड का एमसी कैफ़े जो है वो भी एक कॉम्पिटिटर्स बोल सकते हैं हम स्टारबक्स के लिए। और स्टारबक्स जो होता है डिफरेंशिएशन पर काम करता है, जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट पे काम करता है। जैसे उन्होंने क्या एक अपना वो डिफरेंट रखा हुआ है, वो कप पे एक नाम लिख के देते हैं जो कि अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को। सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वगैरह, कप को उन्होंने ऐसे ही बनाया है सेल्फीज़ वगैरह लेने के लिए, है ना। वो क्या होता है, एक वीआईपी फीलिंग देता है कस्टमर्स को, और कस्टमर्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। और स्टारबक ने वो एक डिफरेंट रखा हुआ है बाकी सारी कंपनीज़ के लिए। और एमसी कैफ़ेज़ में ऐसा नहीं होता, सेम कॉफ़ी मिलती है वहाँ पे भी, बट वो जो उनकी स्ट्रैटेजी है कप पे नाम लिख के देने वाली, वो एक डिफरेंट है। देन आ गया पावर ऑफ सप्लायर्स सेकंड। स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर अलाउज सप्लायर्स टू सेल हाई प्राइस्ड और लो क्वालिटी। अगर हम बार्गेनिंग पावर है सप्लायर्स की वो स्ट्रॉन्ग है, तो सप्लायर्स जो होते हैं वो हमें हाई प्राइस पे सेल कर सकते हैं, और क्वालिटी क्वालिटी लो होगी और प्राइस ज़्यादा होगा। जैसे सपोज अगर फॉर एग्जांपल अगर हम सोचें कि हमारे पास जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो सिर्फ एक ही सप्लायर के पास है, हमें एक ही जगह से मिल रहा है, वो मार्केट में हमें कहीं नहीं मिल रहा है, तो वो उसका प्राइस हाई करके दे सकता है, हमें क्वालिटी बिल्कुल लो दे सकता है। और रॉ मटेरियल बायर्स को देगा वो लो क्वालिटी का हो सकता है, हाई प्राइस ले सकता है उनके लिए। कब कब वो ये बार्गेनिंग पावर कब कब स्ट्रांग हो सकती है, जब फ्यू सप्लायर्स हो और बायर्स बहुत, जैसे सब मैंने एग्जांपल में बताया सप्लायर्स बहुत कम हैं, वो प्रोडक्ट हमें सप्लायर से बहुत कम सप्लाई कर रहे हैं पर्सन्स, और बायर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। या फिर लिमिटेड सप्लायर्स सेम ही है, जैसे लिमिटेड सप्लायर्स की कमी है, या फिर ये कह सकते हैं स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जैसे लिमिटेड जो इजीली अवेलेबल नहीं हो सकते हैं रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज हैं। व्हेन वी बाय रॉ मटेरियल, ये एक एग्जांपल ही है, जैसे अगर हमने रॉ मटेरियल बाई किया, अगर किसी और सप्लायर से हमने रॉ मटेरियल को बाई कर लिया, देन जो रॉ मटेरियल होगा वो बहुत हमने दूर से बाई किया होगा, सो फार बहुत दूर से वो आएगा, तो उसकी जो स्विचिंग कॉस्ट होगी वो बहुत हाई होगी, उसे यहाँ तक लाने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो जो बहुत ज़्यादा होगी। सो इससे क्या होगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर जो होगी हाई होगी। अगर जैसे सप्लायर होगा वो तो इससे हम हमारे साथ क्या होता है, फ्रॉड कर सकता है, जैसे वो कभी भी इसका प्राइस जो इंक्रीज़ कर सकता है, कभी भी बढ़ा सकता है प्राइस, क्योंकि उसको पता होगा कि उसके पास ही ये प्रोडक्ट मिल रहा है, मार्केट में मिल नहीं रहा है ना। अगर इसके सेम ऑपोजिट हो, जैसे लिमिटेड सप्लायर्स हैं, अगर लिमिटेड सप्लायर्स ना हो, अनलिमिटेड सप्लायर्स हो, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, जो बायर को प्रोडक्ट चाहिए, जैसे वो बहुत पर्सन से सप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, लो हो जाएगी, क्योंकि अगर बायर को सप्लायर रेट ज़्यादा पे दे रहा होगा सेम प्रोडक्ट, तो वो दूसरे सप्लायर से बाय कर लेंगे, क्योंकि वो अनलिमिटेड सप्लायर्स हैं, बहुत बहुत जगह जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होगा। इफ सप्लायर्स इंक्रीज प्राइस, बायर्स बाय फ्रॉम अनदर, सेम थिंग। अगर सप्लायर जो है प्राइस को इंक्रीज कर देगा अपनी मर्जी से, जो बायर्स होंगे वो अनदर सप्लायर से वो प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे। देन आ गया फॉर एग्जांपल, इसमें क्या है, स्टारबक्स की हम हर जगह एग्जांपल से समझेंगे। इसमें क्या होगा, बार्गेनिंग पावर जो होगी वो लो होगी, क्योंकि इसमें क्या है, 20,891 ग्लोबल स्टोर्स हैं स्टारबक्स की। स्टारबक्स को कोई टेंशन नहीं होती है, कंसर्निंग पार्टीज जो होती हैं उनको टेंशन लेनी होती है, क्योंकि जो बिग सप्लायर्स होते हैं उनकी विश होती है स्टारबक्स के साथ वर्क करना, इसीलिए स्टारबक्स की कोई टेंशन नहीं होती, बार्गेनिंग पावर इसकी लो होती है। देन आ गया थर्ड, बार्गेनिंग पावर ऑफ अ बायर्स। Buyers have the power to demand low price or higher product quality from industry producers. When their bargaining power is strong, lower price means lower revenues for the producers, while higher quality product usually raise production cost. Buyers exert strong bargaining power when only few buyers exist, there are many substitutes, buyers are price sensitive। इसमें क्या है, जैसे बायर्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, पावर ऑफ डिमांड, मतलब वो डिमांड कर सकते हैं हमें लो प्राइस चाहिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए हमें, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें अच्छी चाहिए लेकिन उसका प्राइस जो है वो बहुत लो होना चाहिए, ये बायर्स जो डिमांड कर सकते हैं सप्लायर से। क्योंकि उनकी जो बार्गेनिंग पावर होगी वो स्ट्रांग होगी। लोअर प्राइस मतलब ये नहीं हो गया कि लोअर रेवेन्यूज़ होंगे, लोअर प्राइस का मतलब हो गया जैसे लोअर रेवेन्यूज़ होंगे, ऐसे नहीं कि वो खुद लॉस में जाकर बायर्स को प्रोडक्ट लो प्राइस पे दे देंगे, उसमें जो रेवेन्यूज़ का यूज़ होगा उसे बनाने के लिए वो भी क्या होगा, लो होगा, और उसकी बट उसकी क्वालिटी जो होगी वो अच्छी होगी प्रोडक्ट की। ये स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर कब कब राइज हो सकती है, जब फ्यू बायर्स हों, ओनली बहुत कम बायर्स हों, एग्जिस्ट कर रहे हो मार्केट में,
सेकेंड इज़ देयर आर मैनी सब्सटीट्यूट्स, बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हों। देन आ गया बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव, जब बायर्स जो होते हैं वो प्राइस को लेके बहुत सेंसिटिव हों, मतलब प्राइस के बारे में ज़्यादा सोचते हो जैसे। देन आ गया लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, कॉस्ट ऑफ अ स्विचिंग इज़ लो, अनडिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट। सो जैसे बहुत बायर्स के बहुत ज़्यादा बायर्स हो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो मार्केट में, या फिर जो कॉस्ट की स्विचिंग कॉस्ट इज़ लो है। जैसे अगर बायर को हम प्रोडक्ट नहीं देंगे तो वो कहीं और पे स्विच कर सकता है, किसी और से वो प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। अनडिफरेंशिएट प्रोडक्ट हो गया जैसे हमारा प्रोडक्ट किसी और मार्केट में, मतलब किसी और सप्लायर से भी वो प्रोडक्ट सेम मिल सकता है, हमारे प्रोडक्ट में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, प्रोडक्ट में सेम प्रोडक्ट हम अलग अलग प्राइस में, हर मार्केट में अलग अलग प्राइस पे वो प्रोडक्ट सेम मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स जो होगी हाई होगी, और जो बायर्स होंगे वो प्रेशर डाल सकते हैं सप्लायर्स पे कि इसका प्राइस जो है कम करें। सो इसके सेम ऑपोजिट क्या होगा, अगर हमारी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, अगर हमारी लिमिटेड बायर्स हों, या फिर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग हाई हो, हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट हो मार्केट में, हमारे जैसा प्रोडक्ट कहीं पे मिल नहीं रहा है, तो उसमें क्या होगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स जो है वो लो हो जाएगी, और बायर्स जो है उनको वहीं से प्रोडक्ट बाय करना है, इसलिए वो कोई प्रेशर नहीं डाल सकते प्राइस कम करने के लिए। सप्लायर्स उसे जिस रेट पे बेचना चाहेंगे वो उसी रेट पे बायर्स उसे खरीदेंगे। और इसकी एग्जांपल हम क्या लिखेंगे स्टारबक्स के रिलेट में, जैसे हो गया कस्टमर को लिसनिंग के, कस्टमर की लिसनिंग और कस्टमर की लॉयल्टी में जो होता है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे कस्टमर्स के लिए एक स्टारबक्स ने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जैसे माई स्टारबक्स आइडिया .com पे। वो क्या है, प्लेटफॉर्म में क्या होता है, जैसे जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने रिव्यू डाल सकते हैं, कुछ सजेशंस वगैरह दे सकते हैं उन्हें। जैसे 2008 से लेकर अभी तक के 1900 कुछ आइडियाज़ वहाँ पे दिए हुए हैं, और उनमें से 100 आइडियाज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं। जैसे सॉल्टेड कैरमल हॉट चॉकलेट जो एक कॉफ़ी थी, वो क्या हो गई थी, एक डिसकंटिन्यू हो गई थी बीच में। सो उसको क्या हो गया, एक स्टारबक ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया था। देन आ गया फोर्थ इज अ थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्रेंट्स। दिस फोर्स डिटरमाइंस हाउ ईजी और नॉट इट इज़ टू एंटर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। दिस फोर्स, ये फोर्स हमें क्या बताती है कि कितना ईजी है या फिर कितना ईजी नहीं है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर होना। इफ़ एन इंडस्ट्री इज़ प्रॉफिटेबल एंड देयर इज़ अ फ्यू बैरियर्स टू एंटर। अगर तो इंडस्ट्री जो है प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है कोई, तो उसमें कुछ सम बैरियर्स होंगे, फ्यू बैरियर्स होंगे एंटर करने के लिए। राइवलरी सून इंटेंसिफाइज। राइवलरी सून इंटेंसिफाइज हो गया जैसे जो कंपटीशन होगा, जो हमारा जैसे जैसे जो हमारा कंपटीशन होगा वो जल्दी से बढ़ जाएगा। इट इज़ एसेंशियल फॉर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट हाई बैरियर्स टू एंटर टू डिटरमाइन new entrants. Threat of new entrants is low when low amount of capital is required to enter a market. ये क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए एसेंशियल होता है जैसे हाई बैरियर्स को क्रिएट करना न्यू एंट्रेंट्स के लिए। जैसे न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट तो होगा ही किसी भी बिजनेस को, क्योंकि अगर उनको कोई भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस फॉलो नहीं करनी पड़ेंगी, अगर कोई कस्टमर लॉयल्टी लो होगी, तो उसमें क्या होता है, उनको थ्रेट रहता है न्यू एंट्रेंट्स के लिए। जैसे लो अमाउंट ऑफ कैपिटल, कब कब न्यू एंट्रेंस का थ्रेट कब हाई हो सकता है, जब लो अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड हो। अगर मार्केट में एंटर होने के लिए कैपिटल की अमाउंट जो हो वो बहुत लो चाहिए होगी, तो उसमें जो होगा न्यू एंट्रेंस का थ्रेट ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ रहा है, या फिर लो कस्टमर की लॉयल्टी जो है वो बहुत लो है, इसलिए कोई भी न्यू एंट्रेंस एंटर हो सकती है मार्केट में। कॉस्ट ऑफ एंट्री, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पेटेंट और नो हाउ। इसमें इस तरह का कोई भी बैरियर अगर कोई भी फेस नहीं करना पड़ रहा है न्यू एंट्रेंस को, देन थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज़ हाई। इफ़ न्यू एंट्रेंस पर्सन फेस दिस बैरियर्स, अगर जो न्यू एंट्रेंस पर्सन है उसको ये बैरियर्स फेस करनी पड़ रहे हैं, अगर उसको कॉस्ट ऑफ एंट्री ज़्यादा देनी पड़ रही है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ रहा है, पेटेंट देने पड़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज़ अ लो। देन आ गया एग्जाम्पल, इसमें क्या होगा, स्टारबक्स की हम कौन सी एग्जाम्पल लिखेंगे। बाय न्यू आउटलेट्स ओपन देयर इज़ थ्रेट बट स्टारबक्स इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड। इसमें क्या है, जैसे न्यू आउटलेट्स ओपन होते हैं, न्यू न्यू आउटलेट्स न्यू ओपन हो जाते हैं, जैसे वो भी क्या होता है कि थ्रेट हो जाता है कंपनी के लिए। बट स्टारबक जो है एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, अब वो एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है। इट्स हार्ड टू ओवरकम, उसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। जो सीईओ है स्टारबक्स के, उन्होंने इसको 3rd रैंक पे ले आए हैं स्टारबक को। फॉर न्यू एंट्रेंस कंपनी नीड्स फाइनेंस, जो एक न्यू एंट्रेंस कंपनी होती है उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है एक मार्केट में आने के लिए। तो स्टारबक जो है उसने एक, उसके पास वो फाइनेंशियली बहुत सिक्योर है, उसके पास लॉयल इन्वेस्टर्स हैं और उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनको वैसे तो ऐसा कोई न्यू एंट्रेंस का कोई भी थ्रेट नहीं है। वैसे
अगर कोई सेम प्रोडक्ट कोई नई स्ट्रैटेजीज़ के लिए लेकर आएगा, न्यू एंट्रेंस होगी स्टारबक्स के अगेंस्ट में, तो उनको भी थ्रेट हो सकता है आने वाले टाइम में। देन आ गया थ्रेट ऑफ अ सब्स्टिट्यूट। दिस फोर्स इज़ स्पेशली थ्रेटिंग when buyers can easily find substitute products with attract price or better quality, and when buyers can switch from one product and services to another with little cost. दिस फोर्स क्या होती है, ये स्पेशली क्या होती है, थ्रेटनिंग व्हेन बायर, जो बायर्स होते हैं इजीली सब्सटीट्यूट को फाइंड कर लेते हैं, और जैसे जो बायर को प्राइस चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेटर क्वालिटी में, लो प्राइस पे, अट्रैक्टिव प्राइस पे उसको इजीली फाइंड कर लेते हैं। देन जब उसको वो फाइंड कर लेंगे वो प्रोडक्ट जो उनके लिए अट्रैक्टिव प्राइस पे होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो वो क्या होते हैं, वन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से स्विच कर सकते हैं अनदर प्रोडक्ट पे। सब्सटीट्यूट का मतलब भी ये होता है कि एक प्रोडक्ट की जैसे सब्सटीट्यूट मतलब चेंज कर देना, रिप्लेस कर देना दूसरे के साथ। अवेलेबिलिटी ऑफ अ सब्सटीट्यूट, अगर तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, देन तो थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट इज हाई हो गया। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है सब्सटीट्यूट की, देन हो गया लो। जैसे कॉफ़ी एक सब्सटीट्यूट है टी का, टी को रिप्लेस कर दिया है कॉफ़ी ने, जैसे टी की जगह पे अगर पर्सन जो है कॉफ़ी पीना रेफर करेंगे, तो टी जो कॉफ़ी हो गया एक सब्सटीट्यूट हो गया टी का। देन आ गया, जैसे इसमें एग्जांपल लिखेंगे स्टारबक्स की, जैसे फूड आइटम्स, वैसे तो जैसे स्टारबक्स ने ऐसे सब्सटीट्यूट्स को करने के लिए, मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उसने फूड आइटम्स को भी ऐड किया हुआ है मेन्यू में। बट अगर ड्रिंकिंग आइटम्स के बारे में अकेला हम देखें तो इसमें क्या हो गया, कॉफ़ी जैसे कॉस्ट इफिशिएंट पर्सन होते हैं, जैसे वो क्या रेफ़र करते हैं, घर पे चाय बना के घर पे कॉफ़ी बना के पीना रेफ़र करते हैं आजकल के टाइम में। सो इसलिए उनको भी थ्रेट होता है सब्सटीट्यूट्स का। सम पर्सन्स जो होते हैं वो तो मतलब अपनी थिंकिंग को चेंज ही कर चुके हैं, कॉफ़ी की जगह पे टी को पीना रेफ़र करते हैं अब। ईज़ी जैसे ईज़ी मेक बेवरेजेस पाउडर आ गए हैं, पाउडर को मिक्स करके हम कॉफ़ी बनाते हैं, उनसे भी जो है थ्रेट होता है स्टारबक्स जैसी कंपनी को। बट स्टारबक्स जो रिले करता है, क्या रिले करता है, जैसे बायर्स जो होते हैं उनके एडिक्शंस पे रिले करता है, उनको फोर्स करता है, सर्टेन फ्लेवर टेस्ट कराता है हर बार उनको, जब वो कॉफ़ी को टेस्ट करने आते हैं उन्हें एक सर्टेन पर्टिकुलर एक टेस्ट दिया जाता है, एक पर्टिकुलर टेस्ट का उन्हें एडिक्ट कर दिया जाता है उस कॉफ़ी के फ्लेवर के लिए। वो एडिक्शन पे रिले करती है वो कंपनी, उनको फ्लेवर पे एक फिक्स्ड रहने के लिए जो होता है फोर्स कर दिया जाता है बायर्स को। और वो क्या होती हैं, कॉफ़ी वालों के साथ भी जो कॉफ़ी जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं स्टारबक्स को, उनके साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे जो प्रोडक्ट जो कॉफ़ी उनको डिलीवर हो रही है वो किसी भी और कंपनी को डिलीवर ना करें। तो ऐसे ही स्टारबक्स ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके ये 5 फोर्स मॉडल मैंने आपको स्टारबक्स की तरह स्टारबक्स की एग्जांपल लेके समझाए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।